यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जिसका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है आपके लिए। लेसन नंबर 2 ऑन ह्यूमन फॉबल्स मतलब मानव की कमजोरियों पर। कई साल पहले मैं चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर काम कर रही थी। इस नौकरी में प्रोजेक्ट के काम के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, कभी किसी छोटे से गांव में तो कभी किसी पड़ोसी शहर में। अक्सर काम की वजह से मुझे छुट्टियों में भी यात्रा करनी पड़ती थी। एक शुक्रवार को मैं सप्ताह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आने वाला सोमवार किसी त्योहार की छुट्टी थी और लंबे सप्ताह का फायदा उठाते हुए मैंने और मेरी बहनों ने हमारे मूल निवास शिग्गांव में अपनी दादी के घर मिलने का फैसला किया था। रविवार को पूर्णिमा की रात थी और हमारे लिए एक खास चांदनी रात के खाने का आयोजन किया जा रहा था। चांदनी रात के खाने उत्तरी कर्नाटक के लोगों के लिए पसंदीदा पारिवारिक अवसर होते हैं। हम सब दिन का काम निपटाने की जल्दी में थे, तभी मैंने किसी को पुकारते हुए सुना, कुलकर्णी, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो? मेरा दिल बैठ गया। यह मेरा बॉस था जो मुझे मेरे पहले नाम से बुला रहा था और उसके लहजे से लग रहा था कि मामला बहुत जरूरी था। हालांकि मैं ऑफिस से बाहर जा रही थी, फिर भी मैंने रुककर पूछा कि उसे क्या चाहिए। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन आपकी सेवा की तत्काल आवश्यकता है, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए एक पत्र देते हुए कहा। इसमें लिखा था कि मुझे अगले 2 दिनों के भीतर एक परियोजना स्थल पर जाना है। कोई बात नहीं सर, मैं इसे देख लूंगी, मैंने कहा। मैं पूरे सप्ताह काम करने की आदी थी, इसलिए अपनी यात्रा की योजना रद्द करने से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा काम मुझे किसी भी उत्सव या सैर-सपाटे से ज्यादा खुशी देता था। अगली सुबह मैं उस छोटे से शहर के लिए निकल पड़ी जहां प्रोजेक्ट आधारित था। जब मैं शहर पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां दिन अभी अभी शुरू हुआ हो। दुकानें अभी अभी खुली थी और लोग काम पर निकल रहे थे। जब मैं बस स्टैंड से चल रही थी तो एक युवा लड़का मेरी तरफ तेजी से आया और बोला, माफ करना, मैं देर से आया मैडम। मुझे आपको बस स्टॉप पर रिसीव करना था। वह हमारे क्लाइंट का प्रतिनिधि था और मुझे अपने ऑफिस ले जाने आया था। हम कुछ मिनट पैदल चलकर ऑफिस पहुंच गए। यह एक छोटा सा ऑफिस था, हालांकि लेकिन यह किसी भी तरह से आधुनिक नहीं था। फिर भी यह कुछ पुराने लेकिन फिर से निर्माण किए गए फर्नीचर से सुसज्जित था। सब कुछ अपनी सही जगह पर था। वे सभी मेरा इंतजार कर रहे थे और वहां बैठते ही मुझे आराम महसूस हुआ। उन्होंने मुझे जो ठंडी छाछ दी वह सबसे ज्यादा ताजगी देने वाली थी। अपना काम शुरू करने से पहले मुझे एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए युवक से मिलवाया गया जिसे मेरे साथ तालमेल बिठाना था। वह काफी शालीन था, मतलब डिसेंट या पोलाइट था और बहुत आत्मविश्वासी और होशियार लग रहा था। मैं उनके काम की अच्छी गुणवत्ता देखकर सुखद आश्चर्यचकित थी। इसमें एक पेशेवर मतलब प्रोफेशनल की झलक थी। मुझे बताया गया कि वह उस शहर का सबसे पढ़ा लिखा आदमी था। उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छी तरह और कुशलता से दर्ज किया था। इस वजह से हमारा काम उम्मीद से पहले ही पूरा हो गया। जब मैं जाने वाली थी तो मैं उनकी तारीफ करना नहीं भूली। मेरी तारीफ सुनकर वे बहुत खुश हुए और आग्रह किया कि मैं उनके घर के पास ही चाय पर उनके साथ चलूं। उनका घर भी बहुत अच्छा था। चाय के समय तक उनकी बातचीत निजी हो गई थी। उसने अपने माता पिता, अपनी नौकरी के बारे में बात की। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के खाना पकाने, उनकी खूबसूरत आवाज, उनके स्कूल के दिनों की उपलब्धियों के बारे में प्रशंसापूर्वक बात की। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया जो तुरंत अंदर आया और मेरे बगल में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मानो उसे ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। जैसे ही उसके पिता ने उसे कोई कविता सुनाने के लिए कहा, उसने अपनी स्पष्ट, नन्ही तोतली आवाज में ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने सिर हिलाकर उसका पाठ स्वीकार किया। पिता अपने बेटे की प्रतिभा की इस नाममात्र की तारीफ से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बच्चे से दीवार पर टंगे एक पुराने चार्ट से वर्णमाला के सभी अक्षर पहचानने को कहा। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बच्चे आमतौर पर करना पसंद नहीं करते, फिर भी माता पिता उन्हें मजबूर करते रहते हैं। बेचारे बच्चे। मेरे स्वागत सत्कार करने का घर में प्रदर्शन लगभग आधे घंटे तक चलता रहा जब तक कि बच्चे में बेचैनी और चिड़चिड़ापन के लक्षण दिखाई देने लगे। माँ ने समझदारी दिखाते हुए उसे रसोई में ले गई। उम्मीद थी कि वह उसे चॉकलेट या बिस्किट देकर पुरस्कृत करेगी। मुझे एहसास हुआ कि पिता मुझसे अपने बेटे के बारे में कुछ तारीफ सुनने की उम्मीद कर रहे थे। अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में,
तो आगे तक पूरी कहानी जरूर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिले और एग्जाम क्रैक करने भी में मदद। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो चाहिए। तो फिर इसी के साथ कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, आपका बेटा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत होशियार है। स्वाभाविक रूप से मैंने उसे बचपन से ही इस तरह अभ्यास करवाया है, उन्होंने गर्व के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 2 साल के बच्चे को उसके जन्म के दिन से ही अभ्यास करवा रहे थे। तो आपको लगता है कि केवल अभ्यास से ही कोई बच्चा इतना प्रतिभाशाली बन सकता है? मैंने पूछा। नहीं नहीं, आनुवंशिकता यहाँ पर मतलब जेनेटिक लक्षण है और जीन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे बेटे ने मेरी तरह ही काम किया है। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था और मैं और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। आखिरकार मेरी बस के रवाना होने से पहले मेरे पास 1 घंटा बचा था। आप अपने कॉलेज के दिनों में एक अच्छे छात्र रहे होंगे? मैंने पूछा। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वयं की सराहना करते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हमेशा प्रथम स्थान पर रहा। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज, हुबली से ग्रेजुएशन किया है। मैं सतर्क हो गई। मैं हुबली को जानती थी। यह मेरा कॉलेज था। किस साल का? मैंने पूछा। 1972 में, प्रथम रैंक के साथ। क्या तुमने स्वर्ण पदक भी हासिल कर लिया? मैंने पूछा। उन्होंने आत्मविश्वास से चमकते हुए कहा, हाँ, मैंने उस वर्ष स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अब तक मैं उन्हें अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो चुकी थी और जो मैंने देखा उससे मुझे दुख हुआ। क्या मैं आपका स्वर्ण पदक देख सकती हूँ? मैंने पूछा। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। क्यों? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? उनकी आवाज अनिश्चित थी। नहीं, मैं सिर्फ 1972 में आपके द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक देखना चाहती हूँ, मैंने फिर से कहा। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत कीमती है और इसलिए मैंने इसे बैंक लॉकर में रखा है। मैंने हार नहीं मानी। कौन सा बैंक? मैं आपको ऐसी जानकारी क्यों दूं? मेरी जिद से नाराज होकर उन्होंने पूछा। अब तक सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। मुझे लगता है कि यह बात उन्हें भी स्पष्ट हो गई थी। आतिथ्य की गर्मजोशी खत्म हो चुकी थी। अब मेरे जाने का समय हो गया था। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मैंने कहा, मुझे आपके बैंक खाते या स्वर्ण पदक के बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। यह मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि पदक आपके पास नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? और वह भी इतने आत्मविश्वास से। अब तक वह काफी गुस्से में आ चुके थे। मैंने उनसे दुखी होकर कहा, क्योंकि मैंने 1972 में स्वर्ण पदक हासिल किया था और प्रत्येक वर्ष केवल एक ही स्वर्ण पदक दिया जाता है। इस बात से वह दंग रह गए और मेरी तरफ देखते रह गए। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, आप होशियार हो? आप अपने काम में अच्छे हो? आपको झूठ क्यों बोलना पड़ता है? इससे आपको क्या हासिल होता है? मेरे पीछे सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज ही एकमात्र उत्तर था जो मुझे मिला। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में, तो आगे तक पूरी कहानी जरूर सुने। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।